हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। तो चलिए आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया हूं और आज जो मैं बात करूंगा, ठीक है, क्वेश्चन पर, वो इकोनॉमिक्स का है। और क्वेश्चन है, मांग को प्रभावित करने वाले कारक को लिखें या फिर मांग को निर्धारित करने वाले कारकों को लिखिए। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, मैं छोटे छोटे वीडियो दूंगा, लेकिन उन क्वेश्चंस पे बात करूंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, स्पेशली जो जेक बोर्ड के स्टूडेंट्स है उसके लिए। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से कारक है जो मांग को निर्धारित करते हैं और उसे प्रभावित भी करते हैं। तो निर्धारित पूछे या प्रभावित पूछे, ठीक है, जो कारक मांग को निर्धारित करते हैं, मांग मात्रा को निर्धारित करते हैं, ठीक है, वही कारक मांग को प्रभावित भी करते हैं। यानी आपको निर्धारित करने वाला भी कारक सेम ही लिखना जो प्रभावित में होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन चाहे जैसे भी रहे, मांग को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें या मांग को निर्धारित करने वाले कारकों का वर्णन करें, तो आंसर आपको सेम लिखना है। बस स्टार्टिंग जो करेंगे उसमें थोड़ा सा चेंजेस ला देंगे। ठीक है, अगर प्रभावित पूछे तो आंसर को आप इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि मांग को प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं, ठीक है, जिनमें से प्रमुख कारक निम्नलिखित है। वही अगर निर्धारित पूछे तो आप बोल सकते हैं कि मांग की मात्रा को निर्धारित अनेक कारक निर्धारित करते हैं, जिसमें से प्रमुख कारक निम्नलिखित है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। बाकी नीचे जो आपको लिखना है वो बाकी सेम ही लिखना है। तो चलिए एक एक करके मैं आप लोग को बता देता हूं कि कौन कौन से कारक होते हैं, मांग को किस प्रकार से वो प्रभावित करते हैं या उसकी मात्रा को किस तरह से निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, इतने सारे पॉइंट्स है और इतना सारा आपको लिखना नहीं है। जबकि अभी के टाइम में जो क्वेश्चन जो होता था, ये 6 नंबर के क्वेश्चन में आता था इकोनॉमिक्स में, लेकिन अभी के टाइम में, कोरोना के टाइम में जब सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, तो जो क्वेश्चन आएगा ये आपका 4 नंबर तक इनफ है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लिख भी सकते हैं या इनमें से कोई भी 4 पॉइंट, ठीक है, आप चूज कर लीजिए और उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप सारा लिख सकते हैं तो और भी अच्छा होगा। देखिए, मांग को जो निर्धारित मांग मात्रा को जो निर्धारित या प्रभावित करते हैं, उसमें से सबसे पहला जो कारक है वह वस्तु की उपयोगिता। ठीक है, और उपयोगिता के बारे में आपको मालूम होगा। अगर आपको नहीं पता है तो इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जा करके इकोनॉमिक्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज है मेरा, ठीक है, प्लेलिस्ट जो मैंने बनाया वहां से आप जा करके देख लीजिए या फिर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी वस्तु को हम लोग यूज करते हैं उसके उपयोगिता के अनुसार। तो मार्केट में जिस वस्तु की उपयोगिता जितना ज्यादा होगी उसका मांग मार्केट में उतना ज्यादा होगा। ठीक है, यानी व्यक्ति उपयोगी वस्तुओं को सबसे पहले परचेज करता है और इसी का डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा होता है। जैसे कि आप अभी के टाइम में आप देख लीजिए, मोबाइल जो है हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, तो इस कारण से अभी वर्तमान टाइम में मोबाइल का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, बहुत ही ज़्यादा लोग मोबाइल को जो है ना परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस वस्तु की उपयोगिता अधिक होती है, ठीक है, उसकी मांग अधिक होती है, और जिस वस्तु की उपयोगिता कम होती है उसकी मांग भी कम होती है। ठीक है, ये आपको डेज दे करके थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है। फिर दूसरा जो कारक है वो आय का स्तर। ठीक है, याद रखिएगा, आय का स्तर। आय का स्तर, किसी भी उपभोक्ता का आय का जो स्तर होता है वो भी मांग को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। ये आय का स्तर क्या है, तो व्यक्ति का इनकम, व्यक्ति का जो आय होता है। अगर आपका कमाई जो है वो कम होगा तो आप मार्केट में किसी भी सामान को जब परचेज करेंगे तो आपका जो मांग होगा वो उसके प्रति कम होगा। अगर आपके पास पैसा ज्यादा होगा तो क्रय शक्ति भी आपके पास ज्यादा होगा, तो आप वस्तु की जो मात्रा है उसका ज्यादा मांग करेंगे आप। ठीक है, यानी जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा पैसा होता है वो उतना ही ज्यादा मांग करता है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से एक नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है कि उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग मात्रा के बीच कैसा संबंध होता है, तो सीधा संबंध होता है। उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी, उपभोक्ता की आय घटेगी तो मांग भी घटेगी। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया, आय का स्तर। नेक्स्ट है धन का वितरण। ये मैंने आपको पिछले ही वीडियो में समझाया था। ठीक है, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं कि धन का वितरण किस तरह से प्रभावित करता है वस्तु के मांग को। तो धन का वितरण हमारी अर्थव्यवस्था में जितना ज्यादा समान होगा मांग उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा असमान होगा धन का वितरण मांग उतना कम होगा। ठीक है, अब समान और असमान का अर्थ क्या होता है, तो हम अर्थव्यवस्था में देख सकते हैं कि हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 5,000 प्रति मंथ कमा रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रति मंथ लाखों रुपए कमा रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम देखने के लिए जाएं तो एक व्यक्ति 5,000 कमाने वाला है, दूसरा व्यक्ति लाखों कमाने वाला है। तो दोनों के बीच में जो धन का वितरण हुआ है हमारे समाज में, उसमें बहुत ही ज़्यादा असमानता आपको देखने को मिल रहा है, यानी बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो इस कारण से क्या होगा कि एक अमीर व्यक्ति जो है वो कुछ महंगे सामानों को, जैसे 4 चक्का हो गया, एसी हो गया, ठीक है, या फिर फ्लैट हो गया, ये सब का डिमांड वो व्यक्ति कर पाएगा। लेकिन जिसके पास पैसा कम है वो महंगे सामान का डिमांड नहीं कर पाएगा। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर जो व्यक्ति 5,000 कमा रहा है, अगर इसका भी आय को उसके समान कर दिया जाए, यानी इसका भी आय बढ़ा करके यही कोई 80,000, 90,000 या लाख के बराबर इसका भी कर दिया जाए, तो ये भी व्यक्ति उन सब चीज़ों का डिमांड कर पाएगा जो एक अमीर व्यक्ति कर रहा है। तो इससे क्या होगा, वस्तु की मांग बढ़ेगी, यानी एक अर्थव्यवस्था में आय का वितरण जितना समान होगा, मांग उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप समझ गए। नेक्स्ट आता है वस्तु की कीमत। ठीक है, एक वस्तु की मांग मात्रा स्वयं की कीमत से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि वस्तु की जो मांग होती है, ठीक है, और उसके कीमत के बीच कैसा संबंध होता है, तो आप लिखेंगे विपरीत, यानी उल्टा, यानी ऋणात्मक। ठीक है, तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है, विपरीत संबंध पाया जाता है। क्यों? जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग मात्रा घटती है, और वस्तु की कीमत घटने से मांग मात्रा बढ़ेगी, यानी उल्टा संबंध आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके पीछे कारण क्या होता है, जब किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो व्यक्ति के पास जो मौजूदा धनराशि होता है उसका क्रय शक्ति बढ़ जाता है, यानी उतना ही धनराशि में अब वस्तु की वो अधिक मात्रा खरीद सकता है। ठीक है, तो आप इसको भी समझ गए कि वस्तु की कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। देख लीजिए, नेक्स्ट है संबंधित वस्तुओं की कीमत। ठीक है, मांग जो है वो संबंधित वस्तुओं की कीमत से भी प्रभावित होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो संबंधित वस्तु है उसको भी हम लोग दो भाग में बांट के देखेंगे। ठीक है, एक वस्तु है जो कि स्थानापन्न है और दूसरा वस्तु है पूरक। पहले आप इसे समझ लीजिए कि स्थानापन्न वस्तु क्या और पूरक वस्तु क्या होती है। याद रखिएगा, स्थानापन्न वस्तु वे वस्तुएं हैं जो एक के स्थान पे दूसरा का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब आप सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, अगर चाय मुझे नहीं मिला तो उसके जगह पे मैं कॉफ़ी पी लिया, या कॉफ़ी के जगह पे चाय पी लिया, तो ये एक दूसरे का स्थानापन्न है। मार्केट में आप एक कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए गए हैं, आपका जो चॉइस था वो था थम्स अप पीने का। ठीक है, थम्स अप जो था वो आपको मार्केट में नहीं मिला, लेकिन दुकानदार ने बोला कि हाँ मेरे पास दूसरा कोल्ड ड्रिंक है, पेप्सी है, तो आपने क्या किया, पेप्सी पी लिया। तो ये एक दूसरे का क्या हो गया, स्थानापन्न वस्तु हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम गर्मी को दूर भगाने के लिए एसी है, अगर एसी नहीं है तो हम लोग पंखा से भी काम चला लेते हैं, तो ये एक दूसरे का क्या है, स्थानापन्न है। यानी एक के बदले दूसरा का प्रयोग अगर हम लोग करते हैं, दूसरे वस्तु का प्रयोग करते हैं, तो वो वस्तु स्थानापन्न कहलाता है। ठीक है, जबकि पूरक वस्तु क्या होता है, ठीक है, पूरक वस्तु वे वस्तु होती है जो एक दूसरे के साथ में प्रयोग होती है। ठीक है, एक दूसरे के साथ में प्रयोग होती है, जैसे चाय और चीनी एक साथ प्रयोग किया जाता है, मार्कर और मार्कर में डाला हुआ जो मेरा इंक है ये भी एक साथ प्रयोग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये व्हाइट बोर्ड के साथ में मार्कर का यूज कर रहा हूँ, तो ये एक दूसरे का पूरक वस्तु है। ठीक है, आप मोबाइल के साथ जो है चार्जर का प्रयोग कर रहे हैं, या मोबाइल के साथ सिम कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये एक साथ प्रयोग होते हैं, इसी कारण से इन्हें पूरक वस्तु कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों किस तरह से प्रभावित करते हैं, दोनों का प्रभावित करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, जो स्थानापन्न वस्तु होता है, ठीक है, स्थानापन्न वस्तु में क्या होता है, तो अगर दो वस्तु हम लोग यहाँ पे स्थानापन्न में ले रहे हैं, मान लीजिए मैं स्थानापन्न में एक ले रहा हूँ चाय, ठीक है, और दूसरी तरफ ले रहा हूँ कॉफी। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ चाय ले लेता हूँ, एक तरफ कॉफी ले लेता हूँ। ठीक है, अब जरा समझिए कि हो क्या रहा है कि चाय जो कि 5 रुपया प्रति कप मिल रहा है और कॉफी वहीं पे 25 रुपया प्रति कप मुझे मिल रहा है। ठीक है, मैक्सिमम जो व्यक्ति होगा वो चाय को अफोर्ड कर पा रहा है, इसीलिए चाय को वो क्या कर रहा है, पी रहा है। ठीक है, कॉफी हो सकता है महंगा लग रहा है इसलिए कम व्यक्ति पी रहा है। जरा समझिए कि अगर इसका भी कीमत जो होगा वो 20 या 25 के बराबर कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, इसकी मांग बढ़ जाएगी। क्यों, 25 रुपया में तो मैं चाय नहीं पीऊंगा,
हो सकता है आप पी लें, बट अगर 25 रुपये मुझे कॉफ़ी भी मिल रहा है और चाय भी मिल रहा है तो मैं कॉफ़ी को प्रेफर करूंगा, और मैक्सिमम आदमी यही करेंगे। यानी स्थानापन्न वस्तु में आप देख रहे हैं जब एक वस्तु की कीमत वृद्धि हो रही है तो दूसरी वस्तु की मांग क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी यहाँ पे स्थानापन्न वस्तु में क्या होता है कि x वस्तु और y वस्तु, ठीक है, एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु के मांग में सीधा संबंध होता है, ठीक है, स्थानापन्न वस्तु में। यानी स्थानापन्न वस्तु में अगर x वस्तु का कीमत अगर बढ़ता है तो y वस्तु का मांग जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। वही पूरक वस्तु का अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो पूरक वस्तु में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है, ठीक है, विपरीत संबंध। यानी एक वस्तु का अगर कीमत बढ़ जाएगा तो दूसरे वस्तु का मांग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एग्जाम्पल में ले लेता हूं मैं यहाँ पे पेट्रोल, ठीक है, यहाँ पे मैंने पेट्रोल ले लिया और यहाँ पे ले लिया हूं कार। ये वो कार है जो पेट्रोल से चलेगी, ठीक है, ये पेट्रोल है और ये कार है। आप जरा समझिए कि पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो पेट्रोल की कीमत को अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, व्यक्ति जो है कार की जो मांग है वो घटाना चालू कर देगा। सभी नहीं घटाएंगे बट बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो कार को मतलब पेट्रोल से चलने वाला कार का मांग को क्या करेंगे, घटाना चालू कर देंगे, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या, उसे मालूम है कि मैं कार को एक बार लूंगा लेकिन उसमें तेल मुझे बहुत बार जब मैं डलाऊंगा तो मुझे काफी महंगा पड़ेगा। तो हो सकता है वो पेट्रोल से चलने वाला कार का डिमांड घटा दे और वो डीजल से चलने वाला कार को ले ले, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, जो पूरक वस्तु होगा उसमें एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु के मांग के बीच कैसा संबंध होता है, उल्टा संबंध, ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीजों को। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा, ये भी बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, ठीक है, उपभोक्ता की रुचि और फैशन मांग को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, ठीक है। रुचि, आप समझ लीजिए किसी वस्तु का प्रयोग करने का आपको इच्छा ही नहीं है तो आप उसका मांग नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इच्छा है, आदत बन चुकी है वो आपकी, तो आप बहुत ज्यादा मांग करेंगे। जैसे शराब का किसी को लत लग जाना, उसका वो रुचि है, खाना खाए या नहीं खाए वो शराब पिएगा जरूर, वो दारू जरूर पिएगा वो, ठीक है, तो वो रुचि पे डिपेंड करता है। फैशन, मार्केट में जिसका फैशन चल रहा है, जिसका ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, उसका मांग बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, और जिसका फैशन नहीं चल रहा उसका मांग बिल्कुल भी नहीं होगा। एक सिंपल सा मैं उदाहरण आपको यहाँ पे दे देता हूँ। मार्केट में अगर कपड़ा की हम लोग बात कर लें तो कपड़ा में हम जीन्स का ही बात कर लेते हैं, तो मार्केट में भी सबसे ज्यादा बिकने वाला जो जीन्स है ना वो फटा हुआ जीन्स है, ठीक है, जैसे आप लोग स्टाइलिश जीन्स कहते हैं। जितना ज्यादा फटा हुआ रहता है उसका कीमत उतना ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उसका फैशन चल रहा है अभी मार्केट में। एक टाइम हम लोग के टाइम ऐसा था कि जिस समय अगर थोड़ा सा कहीं पे फटा हुआ होता था और अगर हम लोग उसे रफू करवा लेते थे तो उसे पहनने में शर्म आती थी कि लोग मजाक उड़ाएंगे कि ताली मारा हुआ पैंट पहन रहा है या रफू करा करके पैंट पहन रहा है, फटा हुआ पैंट पहन रहा है। लेकिन अभी के टाइम में वही क्या, फैशन है, जितना ज्यादा फटा हुआ रहेगा वो उतना ज्यादा फैशन है। उस वस्तु का दाम भी ज्यादा रहता है और डिमांड भी देखिए ज्यादा होता है मार्केट में। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में जो एक नॉर्मल सा जो जीन्स खरीदते हैं वो 1000 से 2000 के बीच में आ जाता है, जो नॉर्मल सा होता है, ठीक है। अब मान लेता हूँ कि 1500 रुपया का एक जीन्स है, अगर उसके एक टहनी के पास अगर कैंची से कटा हुआ है तो समझ जाइए कि उसमें 500 रुपया और जुट जाएगा, यानी 2000 रुपया का जीन्स हो गया। अगर दोनों टहनी अगर कटा हुआ है तो 500 रुपया और बढ़ जाएगा उसमें, यानी वो 2500 का जीन्स हो गया, ठीक है। और अगर नीचे से ऊपर अगर फाड़ दिया उस चीज को, जो कि हमारे एक्टर और एक्ट्रेस लोग पहना करते हैं, तो फिर उसका कितना दाम होगा हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या, अभी उसका फैशन चल रहा है, इसलिए लोग अभी उसी चीज का डिमांड सबसे ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। जीन्स जितना ज्यादा फटा होगा वो उतना ज्यादा फैशन में आएगा और वो उतना ज्यादा क्या हो रहा है, मार्केट में बिक रहा है। तो फैशन भी क्या होता है ना, बहुत ज्यादा प्रभावित करता है किसी वस्तु के मांग को, ठीक है। भविष्य में कीमत परिवर्तन होने की आशा या संभावना, ये भी मांग को क्या करती है, बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अगर लगता है आपको कि भविष्य में कीमत बढ़ेगी तो वर्तमान में आप ज्यादा सामान खरीद के रख लोगे। अगर आपको लग रहा है कि भविष्य में कीमत घटेगी तो वर्तमान में आप कम सामान खरीदोगे, आप वेट करोगे कि जब कीमत घटेगी तब मैं सामान को खरीदूंगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वीडियो भी थोड़ा लंबा हो चुका है एक ही क्वेश्चन में, लेकिन ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। कोशिश करूंगा अगले बार शॉर्ट बनाने के लिए। वीडियो पसंद होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट जरूर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।